हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज आपके लिए लेके आ गए हैं एक और कस्टमर रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू भाई का काइगर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और भाई से पूछते हैं कि आखिर कैसी चल रही है इनकी काइगर RXT मैनुअल नॉन टर्बो। भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाय राहुल। और हेलो। बताइए कैसा रिस्पॉन्स है गाड़ी का, क्यों आपने ये गाड़ी चुनी, कौन कौन सी आप गाड़ी देख रहे थे और ओवरऑल कोई कमी है वो ज़रूर बताइएगा, ताकि ऑडियंस अगर इस गाड़ी को कंसिडर कर रही है 2022 में तो उन्हें पता चल सके कि आखिर ओवरऑल ये गाड़ी लेने लायक है या नहीं। तो राहुल, मैं स्टार्ट करूंगा कि मैंने ये गाड़ी आखिर क्यों चूज़ करी। बिल्कुल। मैं जिस सेगमेंट में गाड़ी ली थी पहले तो ये बताओ। ये मैंने गाड़ी ली थी अपनी लास्ट ईयर अक्टूबर में। अक्टूबर में। अभी और तक कितना वेट करना पड़ा था, क्योंकि आजकल वेटिंग सिनेरियो मुझे ऑलमोस्ट 3 वीक्स ही वेट करना पड़ा। बाय एक गॉड महीना ग्रेस। कह सकते हैं मैक्सिमम। हाँ, 3 वीक्स के आसपास। ठीक है। तो जिस सेगमेंट में मैं गाड़ी देख रहा था उससे पहले मैं एक हैचबैक चला रहा था। और मेरे पास ऑलरेडी क्विड थी। तो मैं रेनो की सर्विसेज वगैरह के लिए ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुका था कि किस तरीके की वो सर्विस वगैरह ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो जब ये गाड़ी लॉन्च हुई तो लुक वाइज काफ़ी फैसिनेटिंग थी। बिल्कुल। और इसकी जो एक बिल्ड क्वालिटी जो उस समय देखने में लगी थी काफ़ी मस्कुलर थी। और उस समय ग्लोबल एनकैप रेटिंग भी नहीं आई हुई थी इसकी। बिल्कुल। और इस ब्रैकेट में आपके पास ऑप्शंस बहुत कम थे उस समय। मैंने वेन्यू भी देखी। कॉम्पैक्ट एसयूवी में ऑप्शन तो हमेशा रहे हैं, मतलब वो प्राइस रेंज थोड़ी ऊपर थी। बिल्कुल। लेकिन जिस टाइम ये वाली सेगमेंट लॉन्च हुई तो ऑल ऑफ अ सडन एकदम से एक नया सेगमेंट खुल गया था इस प्राइस ब्रैकेट में। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूँ वेन्यू की, निसान मैग्नाइट की और आपकी ये काइगर, तो इन तीनों का मैंने एक ड्राइव व्यू लिया था। तो मुझे ये फील हुआ कि मेरी हाइट और मेरी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से फाइनल कंसिडरेशन में 3 गाड़ियां थी, वेन्यू, मैग्नाइट एंड काइगर। तो काइगर को मैंने फाइनली चूज़ किया कि जिस प्राइस ब्रैकेट में मुझे RXT मिला और ये सेकंड टॉप मॉडल था। तो मेरे को ऑलमोस्ट ये 780 के अराउंड ऑन रोड पड़ गया था। 780 के अराउंड। ठीक है। बाकी जो मैं अगर बात करूँ निसान का, मुझे ऐसा लगा कि जो सर्विस सेंटर्स हैं उनकी कनेक्टिविटी इतनी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा हसल करना पड़ेगा कोई भी अगर इश्यूज आते हैं। बट रेनो ऑलरेडी अपना एक ब्रांड नेम था एस्टैब्लिश कर चुकी है इंडियन मार्केट में। बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने सोचा कि लेट्स गो फॉर काइगर। बट कहीं ना कहीं अगर कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएंट की बात करें तो निसान मैग्नाइट का उस टाइम भी सस्ता होगा। यस। क्योंकि मैग्नाइट इससे भी कम प्राइसेस में लॉन्च हुई थी। तो जब निसान मैग्नेट आई थी, जो मैंने उसकी बेसिकली दोनों CPF अपने प्लेटफॉर्म की गाड़ियाँ हैं, दोनों CMF दोनों प्लेटफॉर्म एक ही है इनका और दोनों एक तरीके से सिस्टर कंपनी है। बिल्कुल। तो मुझे ज़्यादा इश्यूज नज़र नहीं आए। आई स्टिक टू चूज विद इन द लॉयल्टी ऑफ रेनो ओनली। अच्छा। कि अपना क्विड बेच के मेजर कंसर्न मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहले से रेनो ओनर थे। एग्जैक्टली। प्लस निसान पे हल्का फुल्का डाउट सभी को था। हाँ एग्जैक्टली। और आज भी है कई लोग। जिस तरीके से उनकी गाड़ियाँ एकदम से उन्होंने गायब कर दिया मार्केट से, तो वो थोड़ा एक लूप होल सा क्रिएट हो गया था। लेकिन काइगर का एक सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन मैं यही दूंगा कि इस प्राइस ब्रैकेट में कॉम्पैक्ट SUV और लुक वाइज मेरे हिसाब से और कोई गाड़ी अभी नहीं दे पाएगी। अच्छा, आज की डेट में अगर सेम गाड़ी की बात करें तो आई गेस अराउंड 60-70 हज़ार रुपये बढ़ गए हैं। तो उस कंसिडरेशन में भी ऑडियंस को ज़रूर बताइएगा कि क्या ये कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। अब थोड़ा सा मार्केट चेंज हुआ है। अगर मैं अब बात करूँ, आई गेस वेन्यू ने एक बहुत ज़्यादा अप हैंड लिया है। वेन्यू स्टिल काफ़ी महंगी है, लेकिन ठीक है, जो लोग लोअर वेरिएंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं स्टिल वो एक 8 से 10 के ब्रैकेट में गाड़ी ले सकते हैं। टाटा पंच टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं समझ आया कि कंपैरेबल नहीं है। एक अलग सेगमेंट उन्होंने लॉन्च कर दिया, माइक्रो SUV एक अलग ही सेगमेंट आ गई है। लेकिन अगर हाँ मैं बात करूँ आज की डेट में रेनो के साथ, काइगर के साथ, तो जो इनका RXZ टॉप मॉडल है दैट इज गोइंग टू बी स्टिल इट्स चीपर देन अदर वेरिएंट्स। बिल्कुल। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी एक फ्रूटफुल एसेट है आपके लिए। ठीक है। अच्छा, एक नया कॉम्पिटिटर आया मार्केट में, सिट्रॉन C3, जिसे मैं कहीं ना कहीं इस गाड़ी के साथ कंपेयर करता हूँ। भले ही वो हैचबैक बोलते हैं बट कैरेक्टरिस्टिक्स गाड़ी के हैं। तो उस गाड़ी के बारे में क्या कंसिडरेशन है? देखिए, इंडियन मार्केट अभी इस समय बहुत वॉलेटाइल हो रखा है। बेसिकली बहुत सारी गाड़ियाँ आपकी मतलब एक ही सेगमेंट में लॉन्च हो रही हैं। MG हेक्टर ने भी ट्राई किया था पेनिट्रेट करने का, लेकिन अभी उनको इतनी सक्सेस नहीं मिली है। तो ऑलरेडी हम एक फ्रेंच ऑटो इंडस्ट्री को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं एग्जैक्टली सो सिट्रॉन को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि टाटा पंच, नेक्सॉन, इवन काइगर, ट्राइबर ये ऑलरेडी अपनी एक मार्केट बना चुके हैं। तो सिट्रॉन को थोड़ा सा टफ फाइट है अभी। और जहाँ मैंने देखा है कि जिस प्राइस रेंज में उन्होंने गाड़ियाँ लॉन्च करी हैं,
स्टिल फीचर बेस जो है काफ़ी पीछे रह रही है अभी सिट्रॉन फीचर्स की तो कम गाड़ी। है बट कहीं ना कहीं इंजन पावर वगैरह इससे बेटर, इससे बेटर है, नो डाउट अबाउट दैट। डायमेंशंस लगभग सिमिलर है, इतनी एसयूवी टाइप नहीं दिखती है वो, बट स्टिल इंजन ऑप्शंस अच्छे लगे मेरे को। एग्जैक्टली। तो कॉम्पिटिटर्स से विन करके ये आ गई आपके पास। ये राइट। और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहले तो परचेज एक्सपीरियंस की बात करें। परचेज एक्सपीरियंस मेरा रेनो के साथ दोनों बार बहुत अच्छा रहा है। आई मीन ये सेकंड टाइम था जब मैंने एक रेनो की गाड़ी परचेज करी है, तो परचेज एक्सपीरियंस हमेशा थॉरली बहुत स्मूथ था। सर्विस सेंटर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं दिल्ली में, तो उनकी रीचेबिलिटी काफ़ी प्रॉपर रहती है। ओके। दूसरा मैं बोलूँगा कि इस जिस ब्रैकेट में उन्होंने मुझे गाड़ी ऑफ़र करी विद मिनिमम टाइम अपना डिलीवरी का, तो मुझे शायद ये लगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अदर प्रोडक्ट्स मैं अपनी लॉयल्टी स्टिक करता हूँ। ओके। और रेनो की सबसे अच्छी बात ये है, क्विड को कितना टाइम हो गया आपकी? क्विड मैंने ऑलमोस्ट 5 इयर्स रखी थी अपने पास। अच्छा, 5 इयर्स रखी थी। 5 इयर्स क्विड को, और 1 साल इसे होने जा रहा है लगभग। राइट। हैप्पी विद रेनो, पर्टिकुलरली रेनो अगर सर्विस एक्सपीरियंस की बात, सर्विस एक्सपीरियंस, क्योंकि प्रोडक्ट तो दोनों अलग अलग थे तो उनमें कोई मैच नहीं है। हाँ, इनकी एक और अच्छी मुझे बात लगी, इफ देयर इज एनी मेल फंक्शनिंग विद इन द प्रोडक्ट, अगर आपके कोई प्रोडक्ट खराब हो रहा है, जो उसका टैट होता है वो बहुत मतलब कम होता है, मिनिमम होता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है राहुल कि रेनो अब मेड इन इंडिया कार्स बना रहा है। मतलब पहले इनका था कि ये लोग इंपोर्ट करते थे, बिल्कुल। जहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट भी इनकी हाई रहती थी, लेकिन अब रेनो खुद का प्लांट है, इनका खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो जो एक्सेसिबिलिटी है प्रोडक्ट्स को लेके, पार्ट्स को लेके, वो बहुत इजीली मिल जाती है। एग्जैक्टली। तो उस केस में भी मुझे एक अपर हैंड लगा रेनो का। अच्छा, अब आपने ये बात करी है, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता है जैसा कि आपने बता दिया, बट कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा फील होता है कि जब से इंडियन कार्स, मतलब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग वाली कार्स आई हैं, तो क्वालिटी में थोड़ा सा डिग्रेडेशन हो गया? पहले वाली रेनो की कार्स अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी थोड़ी बेटर। देखिए, अगर आप डस्टर से कंपैरिजन करें किसी भी गाड़ी का रेनो की, तो आई डोंट थिंक कि ऐसी बिल्ड क्वालिटी या 4x4 का जो टेस्ट दिया था इंडियन ऑडियंस को, तो एक अलग चीज़ थी। एग्जैक्टली। मतलब जो था रेनो का, वो तो नहीं कह सकते आप बिल्ड क्वालिटी में। अब उसके बहुत न्यूमरस फैक्टर्स रहते हैं अपने, कि आपका क्या रीज़न है कॉस्ट कटिंग करने का, बिल्ड क्वालिटी करने का। अब हम अगर इस टॉपिक पे बात करें तो यस, स्टिल इस प्लेटफॉर्म की जो गाड़ियाँ हैं, निसान, ट्राइबर और काइगर, दे वर एबल टू अचीव एनकैप 4 रेटिंग। बिल्कुल। तो एक शायद ये थोड़ा सा अपर हैंड है, बट हाँ, जहाँ कॉस्ट कटिंग वाली बात आती है वहाँ पर हाँ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको थोड़ी लोअर क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स मिल सकता है। कहीं ना कहीं हल्का फुल्का डिग्रेडेशन, हल्का फुल्का नहीं, मैं बोलूँगा काफ़ी रीजनेबल डिग्रेडेशन मिलता है। इट्स अप टू यू। डस्टर से कंपेरेबल है नहीं ये गाड़ियाँ, ना ये है ना क्विड, तो उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट पहले की क्विड और अब की क्विड में भी देखें तो एक फ़र्क है। एग्जैक्टली। उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं मेन पार्ट की, ड्राइवेबिलिटी। क्योंकि बिल्ड हो गया, लुक्स हो गई, ये सब ठीक है, हर कोई प्रेफर नहीं करता, बट ड्राइविंग सीट हर किसी को यूज़ करनी है, गाड़ी हर किसी को यूज़ करनी है। किसी का रन सिटी में है, किसी का हाईवे पे है। तो ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी के बारे में बताओ, आपका कैसा एक्सपीरियंस था, और अगर कोई कमी हो तो वो हाईलाइट करके ज़रूर बताना ऑडियंस को, ताकि वो पॉइंट कंसिडरेशन में लिया जा सके। अब जैसे माइलेज है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप सभी को, ज़रूरी नहीं है कि इस गाड़ी की माइलेज कम है या ज़्यादा है, वो ड्राइवर पे भी डिपेंड करती है, प्लस ओनर पे डिपेंड करती है। हो सकता है मेरे लिए माइलेज का कोई उतना फ़र्क ना पड़े, बट भाई के लिए ज़्यादा फ़र्क पड़े माइलेज का। तो ये सभी चीज़ें थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देना। तो इसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूँगा। जब मैं क्विड चलाता था तो शायद मेरी उस समय ड्राइविंग बहुत काफ़ी न्यू थी, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक 1 लीटर इंजन क्या मुझे दे पाएगा। तो जब मैंने स्टार्टिंग में ये गाड़ी ली तो मुझे काफ़ी, मैंने इसकी ड्राइविंग एंजॉय करी, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ। ठीक है। बट मुझे कभी कभी फील होता है, बीइंग अ 1 लीटर इंजन, दैट टू मैनुअल और नॉन टर्बो, तो कहीं ना कहीं इसका लैग एक फैक्टर आ जाता है। ठीक है। बट वो गाड़ी एकदम से अपने टॉप गियर में जब होती है, लाइक इफ़ यू आर स्विचिंग फ्रॉम 3rd to 4th, आपको एक फील होएगा, लेकिन इट विल इजीली पिक इट अप। ठीक है। ड्राइविंग, स्टीयरिंग, आपका रिस्पॉन्स कैसा है? मैं बोलूँगा अमेजिंग। मतलब सिटी में अगर मैं चलाऊँ काइगर को, और थोड़ी डायमेंशन वाइज भी ये बड़ी गाड़ी है, तो ये काफ़ी स्मूथली रिस्पॉन्स करती है। अगर मैं बात करूँ स्टीयरिंग की, और ड्राइविंग की परफॉर्मेंस, माइलेज की बात करूँ, मैंने हाईवेज पे भी इसको चलाया है, जहाँ पर मैंने जब चाहा तब इसकी माइलेज निकलवाने की कोशिश करी है। ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ व्हीकल कि आपको खुद कुछ नहीं दे पाएगा ये माइलेज, आपको इससे पावर निकलवानी पड़ेगी, एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, निकालनी पड़ेगी। अगर आप माइलेज के लिए ड्राइव कर रहे हैं तो अच्छा, कितनी चला चुके हो आप गाड़ी? मैं इसे ऑलमोस्ट 9000 चला चुका हूँ। ओके।
मेरा ये 9000 का हो रखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हाईवेज पे नहीं होता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली टू नोएडा ही ट्रैवल करता हूँ। ठीक है। तो मैंने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी देखा है और एक स्मूथ ड्रिवन रोड्स भी देखी हैं। तो मैं बोलूँगा कि इसके माइलेज स्टैटिक नहीं है, इट हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू ब्रैकेट्स कि अगर आप सिटी में हैं, कम ट्रैफिक में है तो ये 15 to 17 दे देगी। लेकिन अगर आप बम्पर टू बम्पर में हैं तो एक्सपेक्ट कि ये 10 से नीचे भी जा सकता है, सिंगल डिजिट में भी जा सकता है, टू बी ऑनेस्ट। बीइंग विद अ 1 लीटर इंजन, 10 से भी नीचे। एग्जैक्टली। सो आप सेटिस्फाइड हो? इंजन की अगर बात करते हैं, गाड़ी को छोड़ देते हैं अभी के लिए, इंजन में कैटेगराइज कर देता हूँ मैं। पावर से थोड़ा आपको लैग लग रहा है, तो 10 में से अगर रेटिंग पावर को दी जाए तो कितनी देना चाहोगे? मैं इसको दूंगा 7। रिफाइनमेंट, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है और छोटा इंजन है, इस साइज़ की गाड़ी में जनरली 1200 सीसी इंजन आते हैं, तो उस हिसाब से इसको भी मैं थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगर आप इंजन रिफाइनमेंट की बात करें, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं इट विल गिव यू अ नॉच, एक हसल होएगा, थोड़ा सा साउंड आएगा, बट इट गेट सेटल डाउन। तो वहाँ पे मुझे लगा कि अगर शायद 4 सिलेंडर इंजन होता या 1.2 लीटर भी होता तो शायद थोड़ी सी रिफाइनमेंट और स्मूथ हो सकती थी। ठीक है। फिर आपको ये फील तब होगा जब आप इसका एसी का कंप्रेसर ऑन होएगा, देन यू विल सी कि एक बहुत रिग्रेस सा साउंड आ रहा है। तब भी मुझे फील हुआ कि शायद ये भी कहीं रिफाइनमेंट का ही पार्ट है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर काइगर 2023 में देखूँ या 2024 में देखो, इफ दिस कार परफॉर्म्स लाइक दिस ओनली, कि जहाँ पर इनकी 2500-3000 के बीच में पर मंथ सेल हो रही है, तो मैं ये चाहूँगा कि ये एक छोटा सा अपग्रेड करें कि एटलीस्ट इंजन अपना 1.2 लीटर प्रोवाइड करें, ताकि एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो होता है उसको भी कॉन्फिडेंस आए। बिल्कुल। तो ओवरऑल 10 में से रेटिंग NVH लेवल्स या रिफाइनमेंट जैसे बोलते हैं उसे, रिफाइनमेंट की बात करूँ और NVH की बात करूँ तो NVH को मैं स्टिल 7 दे दूंगा। ठीक है। क्योंकि मैंने हाईवेज पे चलाया, इतना ज़्यादा साउंड आपको नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन हाँ, रिफाइनमेंट की बात करूँ तो स्टिल आई विल गो फॉर 6.5, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा नॉइस कर देती है। और लास्ट कंसर्न माइलेज का। माइलेज को भी 10 में से एक समराइज रेटिंग जो आपके 9-10 हज़ार किलोमीटर में आपने एक्सपीरियंस करा, और आपकी एक्सपेक्टेशन आई बिलीव ज़्यादा रही होगी, क्योंकि आपने बताया सिंगल डिजिट में भी ये चली जाती है। बट वो ट्रैफिक बहुत रिग्रेस होता है राहुल, मतलब तिलक नगर साइड या जनकपुरी साइड में अगर आप ड्राइव करते हो, नॉट एवरीवन इज अवेयर, या दिल्ली वालों को पता है, दिल्ली वालों को पता है एग्जैक्टली। तो वहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये सिंगल डिजिट दे देगी। लेकिन अगर मैं रेट करूँ तो मैं स्टिल यही बात बोलूँगा रेट करने से पहले, दैट दिस इज अ काइंड ऑफ व्हीकल विच वोंट गिव यू एनीथिंग बाय इटसेल्फ, आपको इससे निकलवाना पड़ेगा। बेसिकली आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर होने एग्जैक्टली, अगर फर्स्ट टाइम बायर हो तो शायद आपको मुश्किल आ सकती है। माइलेज का कंसर्न मैं बोलूँगा कि बहुत सारे लोगों को था, क्योंकि जब मैं सर्विस सेंटर किसी मतलब सर्विस में जाता हूँ, मैं वहाँ से लोगों से कनेक्ट करता हूँ, तो सबका एक ही कंसर्न है कि ये माइलेज नहीं दे पा रही है। तो माइलेज नहीं दे पा रही है, उसमें भी एक ऑडियंस बटी हुई है। कुछ मेरे जैसे भी हैं जो स्टिल 17-18 का निकाल देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 12 स्टिल वो ड्राइव कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि एक मिक्स व्यू बना हुआ है, और ये शायद हर गाड़ी के साथ है ऑलमोस्ट, जो इस रेंज में भी आई है, इस सेगमेंट में। बेसिकली मेरा ये मानना है किसी भी रेंज में गाड़ी हो, माइलेज कोई भी गाड़ी खुद से आके आपको नहीं दे सकती। ये लो 20 की माइलेज सीएनजी के अलावा नहीं, सीएनजी भी नहीं दे सकती। मैं खुद सीएनजी गाड़ी चला रहा हूँ। आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, और नहीं आती अगर आप एक नए ड्राइवर हैं तो ओवर द टाइम एक्सपीरियंस से आप माइलेज निकाल लोगे, वो एक कंसर्न नहीं है। तो मैं इसको यही बोलूँगा राहुल कि अगर मैं बहुत ज़्यादा हेस्ट में हूँ तो ये गाड़ी मुझे स्टिल इस वाले हाईवे पे, अपना मेरा जो रूट है बेसिकली, मैंने यहाँ से 15 से 18 के बीच में ड्राइव किया हुआ है। अदरवाइज सिटी में ये इसका एवरेज टू बी ऑनेस्ट 12 से 15 के बीच का ही है। ठीक है। लेकिन हाईवे का जो आपका एवरेज है दैट इज़ 20 एग्जैक्ट 20 भी मैंने इसको 21 पे भी मैंने इसका ओडोमीटर को देखा हुआ है। निकाला, आपने माइलेज टेस्ट देखे होंगे। हाँ, आपने खुद निकाला हुआ है एग्जैक्टली। लेकिन आफ्टर 9000 मतलब बहुत ज़्यादा मिथ्स रहते हैं कि क्या रहेगा माइलेज। आपकी मेजर सर्विस भी आने वाली होगी। एग्जैक्टली, सेकंड सर्विस ही इसकी मेजर सर्विस है। उसके बीच में मैंने इसको काफ़ी रफ पैचेस पे भी चलाया है, तो मुझे ऐसा लगा कि एवरेज इसकी समथिंग 15 to 20 जस्टिफाई ये कर देती है, और सिटी में 10 to 15 में बोलूँगा। एक सम अप करने के लिए एवरेज में 15 बोल सकते हैं मेरे ख्याल। 15 बोल सकते हैं एग्जैक्टली। अगर मिक्स कंडीशन में रेगुलर यूज है तो हाईवे और सिटी मिला के, तो 15 ये गाड़ी आपको दे देगी। राइट। उससे ज़्यादा अचीव करना एक मुश्किल काम है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि ये कहीं ना कहीं 7.5 वुड बी सफिशिएंट फॉर माइलेज। ठीक है।
तो इंजन के बारे में आपके जो मेजर डाउट्स होते हैं आई थिंक वो कवर हो गए होंगे। बाकी ओवरऑल आप बताइए कंफर्ट वगैरह, स्पेस, फैमिली में कितने लोग हैं या कितने लोगों के साथ आपने ट्रैवल करा है? मैंने यूजुअली 5 लोगों के साथ ट्रैवल किया ठीक है और स्पेस वाइज मैं बोलूँगा ये अपनी सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास है। बिल्कुल है, मतलब विदाउट एनी डाउट। या इनर स्पेस जो इनर स्पेस है, हेडरूम मिलता है उसका मैच है नहीं। मतलब बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ किया है। मैं ऑलमोस्ट नेक्सॉन में भी मैंने देखा जो आजकल ये सनरूफ का पैटर्न चला है वो हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सनरूफ वाली ऑडियंस अगेन वो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, उसे छोड़ देते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप इस गाड़ी में बैठते हैं ना तो जो इसकी हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस है, आपको ये कॉन्फिडेंस फील कराती है। ठीक है, आपको रफ पैचेस पे ले जाने में इसको कोई घबराहट नहीं होएगी कि ये कहाँ पर आप चला रहे हो। मैंने 5 लोगों के साथ कंप्लीट लगेज जिसे कहते हैं 3 बैग्स एंड एवरीथिंग विद एसी चलाया है इसको। डिस्पाइट ऑफ लैग मैं बोलूँगा मुझे और कोई गाड़ी में कभी भी इंटीरियर में ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, 5 लोगों में और फुल लगेज में, तो बेसिकली फुली लोडेड कार में फुली लोडेड इंजन परफॉर्मेंस और ज़्यादा कहीं कम लगी आपको? नहीं, ये इसका एक बहुत बड़ा क्रक्स है। इंजन परफॉर्मेंस इसकी कंसिस्टेंट थी। जब आप इसको पुश करते हैं 3 to 4 गियर में, वो एक जस्टिफाई वाली थिंग है कि ये एक नॉन टर्बो व्हीकल है तो वो आपको थोड़ा नॉची लगेगा। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे ही अपने टॉप गियर्स में आती है तो ये इससे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी फिर आपको फील ही नहीं होगी। मतलब ऑलमोस्ट मैंने इसकी जो टॉप स्पीड टच करी है दैट इज़ 135 अराउंड यमुना एक्सप्रेस वे पे, और आपको फील नहीं होगा कि कब ये सेल कर गई है। लेकिन अगर आप इसे अगेन 40s या 60s से आप इसे थोड़ा सा थ्रस्ट देंगे तो ये थोड़ा सा नॉची बिहेव करेगा। नहीं, बेसिक डिफरेंस जो मैं जानना चाह रहा था, आप अकेले ऑफिस ट्रैवल करते होंगे आई बिलीव, और उसके अलावा जो फुल लोड के साथ गाड़ी चली तो क्या पावर में कोई डिफरेंस? नहीं, इतना फील नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये कंसिस्टेंट है, पावर का जो एक लैग है वो कंसिस्टेंट है। वो आपको सिंगल ड्राइवर के साथ भी फील होएगा, फुली लोडेड के साथ भी वही फील होगा। मतलब आपको ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी नहीं इसके पावर से रिलेटेड? हाँ, पावर से रिलेटेड ऐसा बढ़ेगी नहीं, बट वो एक बैक ऑफ द माइंड आपको चीज़ रखनी पड़ेगी अपने। बिल्कुल। उसके अलावा सस्पेंशन, जैसा कि आपने बताया रफ रोड या ऑफ रोड, तो सस्पेंशन में थोड़ा सा इसका नॉइज का इशू रहता है। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगा कि वो आप मतलब हर गाड़ी में कोई ना कोई इशू आता है। इट जस्ट कि आप कितनी जल्दी उसको एड्रेस कर रहे हो और आपका सर्विस सेंटर उसको कितनी जल्दी रिजॉल्व कर रहा है। बिल्कुल। तो मैंने ये फील किया कि हाँ, मुझे कई बार सस्पेंशन का इशू रहा, लेकिन बाय द टाइम जब मैंने ये सर्विस सेंटर को एड्रेस करवाया तो उन्होंने वो रिजॉल्व भी कर दिया। ठीक है। बट मुझे ये फील हुआ कि एज यू गो ऑन रफ पैचेस तो उसके बाद ये आपको थोड़ा सस्पेंशन में आपको थोड़ी सी नॉइज आएगी। ठीक है। बट एज सच में बोलूँ कहीं पर ये काफ़ी स्मूथ भी है, और बट अगर आप एकदम से इसे ले जाएंगे तो इट विल गिव यू हार्ड इम्पैक्ट। ठीक है। बट ओवरऑल मैं बोलूँगा इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ मिक्स एंड स्मूथ कि आप निकाल सकते हो इसको काफ़ी डीप पैचेस से। ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप के मामले में मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वेल बैलेंस्ड है गाड़ी। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे लॉन्ग रन में आई डोंट नो आपको कोई इशू लगा नहीं? यूजुअली अगर आप जितनी ड्राइव्स मैंने करी हैं इस गाड़ी की, ओवरऑल स्टार्टिंग में तो सबसे ज़्यादा यही गाड़ी टेस्ट करी थी मैंने। तो मैंने कोई सा भी इंजन ऑप्शन चलाया, कोई सी भी गाड़ी चलाई, चाहे 4 लोगों के साथ चाहे अकेले, एग्जैक्टली मेरे को कमी नहीं लगी। कंफर्ट लेवल गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा ब्रेकिंग में आई डोंट थिंक कोई इशू होगा। नहीं, ब्रेकिंग वाइज या क्लच वाइज ऐसा जिसमें कोई इशू नहीं है। मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिव है ब्रेक्स, और यही एक आपकी शायद 2 चीज़ें होती हैं, स्टीयरिंग और ब्रेक्स, बेसिकली ड्राइवेबिलिटी में यही ये कंफर्ट लेवल आपका बढ़ाती भी और कॉन्फिडेंस भी आपको एट द सेम टाइम देती हैं। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो आप अपनी तरफ से हाईलाइट करना चाहें, कोई भी कमी या कोई भी खामी गाड़ी के? मुझे ऐसा लगा कि शायद इसका जो एक हेडलाइट का जो है, मतलब शायद ट्रू विजन जो ये निकालते हैं RXZ में। बेसिकली आप लोगों को बता दूं, ये हैलोजन हेडलाइट वाला RXT वेरिएंट है। एग्जैक्टली। तो हेडलाइट रिस्पांस कम है, सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं, मैं बोलूँगा कि थोड़ा कम है, और मैं अभी स्टिल सोच रहा हूँ कि मैं इसको किसी तरीके से अपग्रेड कर सकूँ। ठीक है। बट वही है कि मैं अभी इसके साथ प्ले अराउंड नहीं करना चाहता कि मतलब वारंटी इशू वगैरह कोई हो। बट स्टिल मैं अभी, ये मेरा थॉट है कि मैं इसको चेंज करवाऊँगा। हेडलाइट जब आपको काफ़ी फील होएगा जब रेनी सीजन हो और आप हाईवेज पे हो, तो जिसका फोकस है वो काफ़ी नैरो लगता है। ठीक है। और ये मैंने आई गेस RXT में भी ये देखा है कि उनका जो ट्रू विजन है उसकी भी सेम ही उनके साथ चैलेंज आ रहा है। वो दे आर हैप्पी विद दी लेंथ एंड एवरीथिंग, बट जो उसका फोकस रहता है, जो उसका विद रहता है लाइट्स का, वो काफ़ी कम रहता है। और इससे मैंने ये रेस भी किया था एक्चुअली काइगर को, रेनो को मैंने ये रेस किया हुआ था कि
ऐसा क्यों है, मतलब कोई रीज़न हो स्पेसिफिक। एक तो इसमें आप फॉग लैम्प नहीं लगा सकते, सबसे बड़ा इशू यही है। बिल्कुल। तो बिना फॉग लैम्प के साथ अगर आप सिर्फ हेडलाइट से ड्राइव कर रहे हो तो उसकी थोड़ी रेंज आपको हैवी भी देनी चाहिए थी। तो उनका ये कहना था कि ये विद इन हमारे गवर्नमेंट के एक जो नॉर्म्स होते हैं जिसमें आप ज़्यादा फ्लैशी एलईडी वगैरह नहीं लगा सकते, या एक जो उनका पावर रहता है उसके विद इन हमने बनाई है। बट आई स्टिल फील कि इसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है। तो और कोई कमी? और एज सच मुझे इस गाड़ी में थोड़ा सा नॉइज़ का इशू, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इंजन रिलेटेड, राइट? नॉइज़ मतलब जो हार्ड प्लास्टिक का एक इशू है कि मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उसको एड्रेस नहीं करते हो, अगर आप उसको पैम्पर करके नहीं रखते हो उस प्लास्टिक को, तो वो आपको एक अजीब से साउंड्स दे सकती है। और जब वो साउंड्स बढ़ जाते हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई कि वो गाड़ी में किधर से आ रहे हैं बेसिकली। ओके। तो मुझे ये फील हुआ कि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग की भी ज़रूरत है, कि अगर आप इसकी प्लास्टिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम छोड़ रहे हो, उसके ऊपर कुछ लुब्रिकेशन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो और पॉलिशिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, देन इट विल डेफिनेटली मेक सम साउंड। बट ओवरऑल आई वुड से कि इस पैकेज में मेरे को फिर भी ये जस्टिफाई कर देती है अपनी, ठीक है, अपनी वैल्यू। अच्छा, ओवरऑल RXT पे जाने का आपका क्या मेजर रीज़न था? और फीचर में कोई कमी लगती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट की अगर बात करें तो मेरे को 2-4 चीज़ें ज़्यादा ही मिल जाती है अगर आप RXZ पे जाते हैं। तो मैंने एक बेसिकली मैंने एक डिफरेंस, एक ब्रैकेट सेट किया हुआ था कि RXT से अगर मैं RXZ में जाता हूँ तो मुझे ऐसी क्या चीज़ें मिल रही हैं जो मैं शायद अगर बाहर से भी लगवाऊँ तो वो प्राइस जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो बाकी सब मुझे मतलब कॉस्मेटिक लगा। स्टिल यू कैन हैव एन एयर प्यूरिफायर विद इन योर कार फ्रॉम आउटसाइड मार्केट, बट जो एक मुझे लगा कि ये मोड्स जो होने चाहिए, ड्राइविंग मोड्स, वो सब में होने चाहिए थे। सब में नजर एटलीस्ट RXT से तो स्टार्ट होने ही चाहिए थे। ठीक है। क्योंकि RXT में ड्राइव मोड ना होना और RXZ में होना मुझे समझ नहीं आया कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्यों है, बट एटलीस्ट सेकंड टॉप मॉडल में आप ये प्रोवाइड कर सकते थे। ठीक है। दूसरा मुझे लगा कि काइगर की जो अलॉय व्हील्स आए हैं RXZ में, वो आप RXT में भी प्रोवाइड कर सकते थे। उसके लिए इन्होंने एक बीच का रास्ता बीच का ऑप्शनल निकाल दिया था। एग्जैक्टली। वो मेरे ख्याल आपके लेने के टाइम तक आया नहीं होगा। हाँ, वो मेरे टाइम तक आया भी नहीं था। और जैसा आपने पूछा कि सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि मैं RXT पे गया, तो जिस टाइम मैंने ये गाड़ी परचेज़ करी थी उस टाइम मेरे को काफ़ी अच्छा मतलब लॉयल्टी बोनस वगैरह मिल रहा था। ठीक है। तो मैं पहले से लॉयल्टी मेंटेन करता आ रहा था, प्लस इस पर काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी चल रहे थे। ठीक है। जिस पे मेरे को कॉर्पोरेट डिस्काउंट, मतलब मैं एक जनरल अवेयरनेस यही बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी कोई गाड़ी ले रहे हैं तो कभी भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के वर्ड्स पे मत जाइए। बहुत ज़्यादा हिडन कॉस्ट ऐसी होती है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी का बेस्ट जो प्राइस होता है वो निकलवा सकते हैं। तो आई वेटेड फॉर बार्गेनिंग स्किल्स पे भी बात होती है काफ़ी सारी। एग्जैक्टली। तो ओवरऑल ड्राइव मोड्स को छोड़ दें तो आपको आई डोंट थिंक कोई रिग्रेट है इस वेरिएंट का? फिलहाल तो नहीं, लेकिन अगर मैं काइगर को इन फ्यूचर देखता हूँ जहाँ पर इसका कंपटीशन शायद और स्ट्रांग होने वाला है, जिस तरीके से टाटा पंच ने मार्केट को पेनिट्रेट किया है, एक अलग से सेगमेंट्स बना दी है। निक्सॉन ऑलरेडी उनकी बहुत अच्छी चल रही है। वेन्यू ने एकदम से मतलब जो नई वेन्यू आ गई है, नई ब्रेजा आ गई है। एग्जैक्टली। और ये सेगमेंट हमेशा से टॉप सेलिंग रही है और आगे भी रहेगी। ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हैं इनके। बट अगर काइगर को थोड़ा सा कंपटीशन और स्ट्रांग करना है तो मैं बोलूँगा यस, इंजन आपको 1.2 लीटर के साथ आना ही पड़ेगा। इंजन कहीं ना कहीं नॉन टर्बो ओनर्स के साथ हल्का फुल्का रिग्रेट का पॉइंट है ही है वो आपको। और मेरे ख्याल जब आप लेते ही हैं तभी आपको पता होता है कि आपको बैक ऑफ द माइंड रहना ही चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपने एक सिंपल से लॉजिक की बात करते हैं, आपने 8 लाख रुपए की है तब ली और आज मेरे ख्याल 8.5 लाख रुपए की होगी। उससे ज़्यादा तो बड़े नहीं होंगे। नहीं। और उतने में ही अगर आप और कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो ब्रेजा का आपको बेस मॉडल भी देखने को नहीं मिलता 8.5 लाख में। ये सेकेंड टॉप मॉडल है। वेन्यू की बात करते हैं तो उसका बेस मॉडल कहीं थोड़ा बहुत इस प्राइस ब्रैकेट में आ जाएगा। तो बेस मॉडल और सेकंड टॉप मॉडल में 3 वेरिएंट्स का फ़र्क आ जाता है। तो जितना आप पैसा देंगे उतना ही आपको सामान मिलेगा। आपकी सेगमेंट इतनी ज़्यादा ब्रॉड हो चुकी है इस मार्केट में कि मतलब बेसिकली आप स्टार्ट करो अगर पंच से और अगर आप जाएं ब्रीज़ा तक, तो अगर आप ब्रीज़ा में टॉप मॉडल देख रहे हैं तो इसका मतलब आप खुद एलिजिबल हैं एक क्रेटा की मिड सेगमेंट को लेने के लिए। ये कंफ्यूजन हमेशा ही रहता है कौन सी सेगमेंट पिक करें। तो मैं ये बोलूँगा अगर काइगर को मार्केट सस्टेन करना है तो मेरे हिसाब से जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, नॉट कॉस्मेटिक बट एक मैकेनिकल, तो इस हिसाब से वो अपने आप को स्टैब्लिश और कर सकते हैं। अच्छा, इस कलर को पिक करने का क्या रीज़न था? बहुत टाइम से मैंने एक ट्रेडिशनल कलर ड्राइव किया हुआ था, आई मीन सिल्वर ग्रे,
सो काफ़ी टाइम से वो गाड़ियाँ मार्केट में फॉर अ देखी हुई चेंज थी। आपने ये फॉर अ pick चेंज किया। मैंने ये ट्राई किया। तो और ये कलर थोड़ा हाई ऑन मेंटेनेंस है। हाई ऑन मेंटेनेंस है डेफिनेटली, बट इफ़ यू आर अ कार लवर देन डेफिनेटली यू विल ट्राई टू वाइप ऑफ ईच एंड एवरी डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम योर कार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसे कहीं आउट स्टेशन लेके गए आप, लॉन्ग हाँ। ड्राइव करिए कहीं आपने? मेरी अभी तक सबसे ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव जो हुई है वो उत्तराखंड एरिया की हुई है। ठीक है। वन साइड मेरे को 550 किलोमीटर्स पड़ा था। ओके। तो मैं स्टिल बोलूँगा कि एवरेज परफॉर्मेंस थी हिल पे। स्टीयरिंग वाइज काफ़ी अच्छा था, लेकिन इंजन वाइज थोड़ा सा इशू था। ठीक बट है। वो आपको तभी फील होगा जब आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर है। अगर आप एक न्यू ड्राइवर है अच्छा, तो मुझे हिल्स पे स्ट्रगल करती है? कहीं कहीं पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप है, ठीक है। और अगर आपको, क्योंकि इंजन इतना आपको बैक नहीं कर पाएगा, तो आपको यू हैव टू प्ले अराउंड विद योर गियर्स, तो थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा आपको। ओके, मोमेंटम से मेरे ख्याल काम Exactly. हो जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों आज के वीडियो में कुछ इतना ही था। होप करता हूँ आपको कुछ डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे भाई ने। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे मैं भी और हो सकता है भाई से भी आपको कुछ जवाब मिल जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।